सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अब बात होगी। मैं हूं आमना खटाना, मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब, आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। और जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त खिताब कर रही थी और जलसे से उन्होंने खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने कहा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब थे तो उस वक्त महंगाई सिर्फ 2% थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात की कि आज 8 अक्टूबर लग ऐसे रहा जैसे 21 अक्टूबर है। इस एक हल्के का आज ये हाल है तो सोचिए कि 21 अक्टूबर को क्या हाल होगा। वो ये बात तासुर देने की कोशिश करी थी कि भाई जलसा गाह में अवाम का एक बहुत बड़ा इज्तिमा मौजूद है। और जबकि एक हम देख रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस वक्त जो तस्वीर इनकी जलसे की तैयारियों के हवाले से ज़ेरे बहस रही वो ये कि वहाँ पर एक टेबल लगाए गए थे जलसे के लिए, ऐसे तैयारियां की गई थी। कुछ लोग लिख रहे थे कि जैसे किसी वलीमे की तैयारियां की जा रही हैं। तो ये मामलात हम देख रहे हैं जनाब। आज के जलसे के हवाले से और मरीम नवाज साहिबा के जो खिताब में नया क्या था इस पर हम बात करने की कोशिश करें। नज़ीर लगारी साहब, ये कहिएगा पहले तो ये जलसा जो अभी मरीम नवाज साहिबा जिससे खिताब भी कर रही थी, इस जलसे में आपको लगा है कि अवाम इतनी ज़्यादा थी कि 21 अक्टूबर वाला इस्तकबाल आपको नज़र आया, उसमें कुछ झलक नज़र आई? एक तो ये कि काबिल ज़िक्र था, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं थे, लोग थे। और ऐसा भी नहीं है कि इनके जलसों में लोग नहीं होते हैं, लोग होते हैं, बड़ी तादाद में होते हैं और आगे भी होंगे। ऐसा नहीं है। पंजाब में एक बड़ी पार्टी है, मुल्क में भी एक अहम काबिल ज़िक्र पार्टी है, हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी भी बड़ी पार्टी को हम अच्छा, बड़ी पार्टियाँ होना, हमें उससे इख्तलाफ हो सकता है और हमें उनके तर्ज़ अमल से, उनके रवैयों से, उनके मंशूर से, उनके प्रोग्राम से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बड़ी पार्टियों की मौजूदगी से हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे ख्याल उनके मौजूद होने से आपका सिस्टम मजबूत होता है, आपकी जमहूरियत मजबूत होती है और लगता है कि लोग जो हैं वो उठे हुए हैं। और आपको एक बात अच्छी नहीं लगेगी, मुझे दूसरी बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि क्राउड काबिल ज़िक्र था। और ये 21 अक्टूबर को अगर यही था तो फिर ये इस पर भरोसा ना करें, फिर कोई और ही बंदोबस्त करें। लेकिन बहरहाल एक काबिल ज़िक्र क्राउड था। और 21 के बारे में कौन कह रहा था? 21 के बारे में ये कहा गया कि अगर इसको उलट दें तो वो 12 अक्टूबर हो जाता है। और 12 अक्टूबर जब होता है तो फिर बड़ा दिन था पाकिस्तान की तारीख का। नहीं, आप बड़ा दिन कहते हैं। मैंने उसी दिन कहा था, मैंने आलमी मीडिया को कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान की बदबख्ती का दिन है, पाकिस्तान में किसी को भी मिलिट्री टुकवार नहीं होना चाहिए। तब चलिए इसमें बात करता हूँ। आमिर ज़िया साहब, कुछ नया नज़र आया आपको आज की स्पीच में और आज के इस खिताब में? पुरानी बातों माजी में लगता है जी रहे हैं कि ये काम हो गया, वो हो गया, अब नया प्लान क्या लेकर आएगी मुस्लिम लीग? तो कतई नज़र के कितने लोग थे इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, ज़ाहिर के दावे होंगे, एक अलग बहस है ना। असल बात ही कि जो इस तरह की तकारीर होती हैं वो किसी भी रहनुमा का विजन जो है उसको जाहिर करती हैं कि वो उसकी सोच क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या सोच रहा है, हमारे जो कौमी मसाइल हैं उस पर उसकी क्या संजीदा सोच है, बैनुल-अक़वामी मसाइल पे क्या सोच है। आज बैनुल-अक़वामी अगर हम बात करें तो इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी ख़बर है जो कि फ़लस्तीन में जुल्म व बर्बरियत जारी है इज़राइल की, ठीक है ना। और वहाँ के लोग जो हैं वो तंग आमद जंग आमद वाली हिसाब से वो लोग निकले हैं अपनी उसके लिए, हकूक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो मुझे हैरत हुई, मैं इंतज़ार ही करता रहा कि गालिबन ये तकरीर का जो शुरुआत है इससे करेंगी या करनी चाहिए थी। अगर कोई कौमी लीडर हो जिसको बैनुल-अक़वामी जिसकी सोच हो, जिसको अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म पे लाना हो, तो सबसे पहले जो बात होनी थी, क्योंकि पूरी कौम, पूरे पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया और पूरा आलम इस्लाम उनके कम से कम अवाम की जो दिल है ना वो फ़लस्तीनियों के साथ धड़क रहे हैं। हुक्मरानों के दिल किसी के भी साथ धड़कें, लेकिन अवाम के दिल जो है वो मजलूमों के साथ हैं। जिस तरह हमारे कश्मीर के भाइयों के साथ है, कश्मीरियों के साथ हैं, उसी तरह फ़लस्तीनियों के साथ हैं। तो मुझे हैरत हुई कि उसका कोई जिक्र नहीं था, तज़किरा नहीं। और मुझे बड़ा ये जो ओमिशन है, ये बाय डिज़ाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट है, ये इस पर तो नज़ीर लगाई साहब बाद में रोशनी डालेंगे, ठीक है ना, लेकिन एक अच्छी अलामत नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात जैसे कि आपने फरमाया आमना साहिबा कि इसमें कोई मतलब है कि ज़ाहिर है कि हर बेटी को अपने वालिद से मोहब्बत होती है, तो उस हिसाब से तो इन्होंने 100 में से 101 नंबर ले लिए।
लेकिन ज़ाहिर है कि बतौर सियासतदान मुबालगा आराई की भी एक हद होती है, और उस मुबालगा आराई में आप ये कहें कि जी नवाज शरीफ साहब के दौर में जो अभी बात हो रही थी कि दूध और शहद की नहरें बह रही थी और पता नहीं क्या हो रहा था, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था। और हमें याद है कि जब इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो पाकिस्तान को अपनी तारीख का सबसे बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस भुगतना पड़ा। बिल्कुल इनकी खुशकिस्मती थी कि जो वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस थी वो कम थी, उसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में भी आ रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने दोनों हाथों से दौलत को लुटाया, यानी कि कौमी खजाने को लुटाया, और मैं उसमें शामिल करूंगा ये जो बिजली घर बनाने की बात करती हैं कि आज वो बिजली घर जो हैं, आज क्या उस ज़माने से वो पाकिस्तान की मैशत पे बोझ हैं, क्योंकि आपने एनर्जी मिक्स का ख्याल नहीं रखा। आपने महंगी तरीन जो है थर्मल पावर के बिजली घर लगाए, फर्नेस ऑयल के बिजली घर लगाए, और उसके नतीजे में बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई, अनअफोर्डेबल। और फिर जो मुआहदे किए वो ये थे कि आप उससे बिजली खरीदें ना खरीदें, आपको कैपेसिटी पेमेंट करनी है, जो आज हम सबके लिए सुहान रू बनी हुई है। तो ये इनको सोचना चाहिए। सड़कों के जाल की बात कल भी हमने प्रोग्राम में कहा था कि रोड्स टू नोवेयर थी इनकी। हमेशा डेवलपमेंट जो होती है वो होता है कि जो आप कर्जा लेकर डेवलपमेंट नहीं होती है, कर्जा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, कर्जा लेके और चीजें कि आप ये करते हैं कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बना रहे हैं, हम कोई और चीज बना रहे हैं। आप अगर पीली टैक्सी उससे चला रहे हो, आप उसे ये पीली टैक्सी लाए थे ना, बड़ा उसके ऊपर भी बड़ा दौलत लुटाई थी इन्होंने। अब ये इन्होंने जो क्या लैपटॉप बांटने शुरू कर दिए, माले मुफ्त दिले बेरहम। आप जो है लोगों को भिखारी कौम को नहीं बनाते, आप जो है उनको सिखाते हैं कि जनाब आप, यानी कि हुकूमत फैसिलिटेट करती है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू डू बिजनेस। वो हमको तो नजर नहीं आया, और हमें पता चला कि जी अगर किसी का कारोबार फैला और किसी के कारोबार ने वसअत इख्तियार की तो वो सिर्फ शरीफ खानदान का था। तो मेरे ख्याल में भूलना नहीं चाहिए, 8 अक्टूबर है, उसके बाद 12 अक्टूबर भी लगाई साहब ने कहा कि बड़ा बुरा दिन था, लेकिन उस दिन का मुझे याद है, मैं इस्लामाबाद में था, और जिस तरह से लोग निकले थे खुशी का इजहार के लिए जब वो तब्दीली आई थी, 12 अक्टूबर को फौजी इनकलाब आया था, और पीटीवी में लोग दाखिल हुए थे, हमारी बहादुर पाक फौज के जवान दाखिल हुए थे, उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखे थे ये सब कुछ होते हुए, तो लोगों ने एक साय ऑफ रिलीफ लिया था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मुझे बयान याद है, उन्होंने कहा था कि जी मैं ज़्यादा अगर मैं फौकियत दूंगी तो मैं मुशर्रफ साहब को दूंगी, ना कि नवाज शरीफ साहब को दूंगी। ये उस वक्त की बात है जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन नहीं हुआ था, और वो फिर फौरन टूट भी गया था वही। अच्छा, उसी तरह नवाबजादा नसरुल्लाह, क्योंकि वजह ये थी कि ये जो थे हमारे नवाज शरीफ साहब, ये तो अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे, और इन्होंने एक ऐसी अमेंडमेंट कराई थी, खुदा का शुक्र है कि वो पास नहीं हुई, कि उसके ज़रिए तमाम, यानी कि ये जमहूरियत के नाम पर अपनी एक इक़्तिदार, शख्सी इक़्तिदार, ख़ानदानी इक़्तिदार कायम करना चाह रहे थे। तो एक साय ऑफ रिलीफ था। उसके बाद 99 के बाद देखें पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ थी वो 2007 तक ओवर 7% रही, और वो दौर था कि जब नए इदारे बने, नादरा बना, आप देखें जब मुशर्रफ साहब का दौर आया, नई चीज़ें डेवलप होने लगी, पाकिस्तान जो था वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी था, लेकिन उसके बावजूद मुल्क जो था तरक्की कर रहा था। इन्होंने एक और बड़ा मेरे ख्याल में जी बात की कि जी मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो थी इन्होंने लड़ी, नवाज शरीफ साहब ने। मुझे बड़ा इस बयान पर बड़ी हैरत हुई, यूँ हैरत हुई कि हमने वो कवर किया कि जब दहशतगर्द छाए हुए थे नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊपर और बहुत सारे इलाकों में रिट नहीं थी, तो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे चौधरी निसार, तो पार्लियामेंट में वो तकारीर जो करते थे वो ये करते थे कि जी एक तो माज़रत ख़वाना रवैया अपनाते थे मिलिटेंट्स के हवाले से, तो वो जो पूरा फ़ौज का ऑपरेशन ज़रब अज़्ब जो शुरू हुआ था वो फ़ौज ने खुद शुरू किया था, जनरल राहिल शरीफ का वो ब्रेन चाइल्ड था, और उसमें इनका कोई ताल्लुक नहीं था नवाज शरीफ साहब का। वो तो बहालत मजबूरी उनको सपोर्ट करना पड़ा जब फौज ने इनिशिएटिव ले लिया। अब ये इतना झूठ तो ना बोले कि वो कहते हैं उर्दू का मुहावरा है ना, जूतों समेत आंखों में घुस रहे हैं आप हमारे, तो ये तो ना करें। हमने तो तारीख क्या, हमने रिपोर्टिंग की है उस पूरे दौर की, बिल्कुल हमें तो पता है कि क्या वो पूरा क्रेडिट जो था वो पाकिस्तान फौज को जाता था, उसके विजन को जाता था। APS के बाद जो कुछ लोगों को बिठाया गया, धरने को खत्म किया गया, किसको क्रेडिट जाता था? आपके ख्याल में कि हमारी पोलिटिकल क़यादत को जाता था? बिल्कुल नहीं, उस जमाने में भी फौजी क़यादत को जाता था। तो ये नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी के हवाले से जो मुबालगा आ रही है, भाई 40 साल रहे, क्या मुल्क की तकलीफ सियासत में थे ना, जो मैं पहले कहता हूँ जब वो थे तो क्या किया, जब चले गए तो क्या किया। हाँ, डील बहुत इन्होंने की, सऊदी अरब चले गए, फिर उसके बाद कहाँ चले गए, अब लगाई साहब की जो कारकर्दगी थी वो वही वाली बात लगारी साहब हम बारहा कह चुके हैं कि वो जो कैप्सूल में बंद कर लें वो वही शहबाज शरीफ साहब ने दिखा दिया जलवा कि क्या कर सकते हैं। नहीं चल सका। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही कह रहे हैं, जब एब्सोल्यूट पावर मुल्क में होती है तो उसके एब्सोल्यूट फैसले भी होते हैं। जब जनरल मुशर्रफ की ताकत थी तो उनके पास एब्सोल्यूट फैसले करने की भी इख्तियार था, और उन्होंने किए फैसले। मतलब ये कि उन्होंने पूछा दोस्तों दुश्मन का, यस, उन्होंने कहा कि ये करोगे, यस,
उन्होंने कहा बंदे अभी बता रहे हैं कि जनाब सबसे ज़्यादा बंदे कराची से पकड़े गए थे जो दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड थे। तो किस लिए थे यहाँ पर? फिर ये कि जब पकड़ कर कहा गया ग्वांटानामो में मौजूद लोगों की अक्सरियत वो कराची से भेजी गई थी, तो ये किसकी? और जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है सफ़ा 244 पर, उसका हवाला देते हैं वहाँ पर बैठे हुए लोग कि हमने पैसे लिए और हमने बंदे पकड़कर उनके हवाले किए। तो ये आपका था तरीक़ाकार। और ठीक है, दहशतगर्दी को इसी तरह से मैं ये कहता हूँ, दहशतगर्दी को इसी तरह से एलिमिनेट किया जाना चाहिए था। एब्सोल्युटली उसका स्पेस नहीं होना चाहिए था। एब्सोल्युटली नॉट। देखिए पैन इस्लामिस्ट मिलिटेंसी जो थी पाकिस्तान का कभी भी विजन नहीं था और हमारे मफादात के खिलाफ थी। उसकी वजह से आप देखें हमें कश्मीर कोस्ट को हमारे डैमेज हुआ, उस एक मिलिटेंसी अलकायदा ने की। ये कह रहा हूं हमारी जो मसला ये है कि दुरुस्त था। मैं कहता हूँ गलत था। अगर नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई ठीक थी, मैं वही कह रहा हूँ, दुरुस्त बिल्कुल ठीक था। और दूसरी बात यह है कि ये कोई वजह नहीं थी कि उसको हमारे गांव शहर में आकर मारें। वो यहाँ क्यों था भाई? राइट, इस तरह की बहुत सी चीजें जिन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मौजूद है। हमें इस पर बात करनी चाहिए हमें कि ये कहाँ से आ गया था और किस तरह इसने सेफ हेवन में रहता, जो सारी दुनिया को मतलूब था, वो यहाँ पर कैसे रह रहा था? जो शहरी जंगल होते हैं वो ज्यादा उसमें दुश्वार होता है लोगों को ढूंढना। तो हालांकि ढूंढ निकाला उन्होंने ढूंढ निकाला, हमने नहीं ढूंढा। हमारे जो है वो पहलू में बैठा हुआ था। मैं उस जगह पर गया हूँ, उस जगह को जाकर देखा है मैंने, मैं वहाँ पहुंचा हूँ और इस वाक़े के बाद मैं फौरन बाद में गया हूँ, वहाँ पहुंचा हूँ, मैंने जाकर देखा है। उसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हम अगर ट्रेस करना चाहते ही हमारा वो होता, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पोशीदा रखा गया हो। फेलियर हो जाते हैं। मतलब अभी इजराइल का इतना बड़ा मतलब इंटेलिजेंस फेलियर हुआ ना कि इसने हमास ने नाक काट दी उनकी, और मतलब इतना घुस के मारा जो कभी आप तस्वुर नहीं कर सकते थे, वरना उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये चीज़ें जो होती हैं, 9/11 हुआ अमेरिका की सबसे बड़ी माइटियस्ट एम्पायर, ये जाहिर है फेलियर होता है, बहुत बड़ी बात नहीं होता कि उसमें आप ये कहें कि जी मतलब है कि हम लोगों ने कोई नहीं, अमेरिका के बारे में जो थ्योरीज चलती हैं आप उनको भी तो कंसीडर करते हैं। थ्योरी तो हम लोग मैं और आप नहीं हम डिस्कस करते हैं, तो खबर की बात नहीं करते ना। ये मेरी वो नहीं है बनाई हुई, मेरी कोई बनाई हुई नहीं है, लेकिन है ना इस तरह की स्टोरीज। उससे पहले 8 महीने पहले ये छप गया था कि जनाब व्हाइट हाउस उनके निशाने पर है, और ये इनके अपने इंटरव्यू में था। अहमद जवारी का इंटरव्यू मौजूद था और सैफुल्लाह अदल का इंटरव्यू मौजूद था। उसने खुद कहा था कि जनाब व्हाइट हाउस हमारे निशाने पर है, पेंटागन हमारे निशाने पर है। तो उससे 8 महीने पहले ये चीजें आई हुई थी। मरियम बीबी ने क्या, इस हमने तो पूरी बैनुल-अक़वामी सियासत में बात कर ली, लेकिन मरियम साहिबा तो सिर्फ अपने वालिद की बात करती रही और वो कारनामे गिनवाती रही कि जो उनसे सरजद नहीं हो सके। अच्छा आमिर ज़ा साहब, ये सवाल के मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आते हैं, एक तो अवामी हिमायत का एक बहुत बड़ा चैलेंज उनको दरपेश होगा। उसके अलावा अगर कानूनी तौर पर देखें तो क्या मामला इतने उनके लिए बिल्कुल सेटल हो चुके हुए हैं कि वो ये सोच कर आ रहे हैं कि वो आएंगे और जेल भी जाना नहीं पड़ेगा, मेडिकल रिपोर्ट भी दिखा देंगे और मामला ठीक हो जाएगा, चौथी बार वो वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे बड़ी आसानी से? जो कहते हैं देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, और एक और फारसी का मुहावरा है ना कि हनूज दिल्ली दूरस्त, कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो मतलब है ठीक है, क्या क्या ख्याल बांधे नादान होश में। यकीनन ख्वाहिश है कि चौथी मरतबा सेहरा सजे उनके सर पे इख्तिदार का, और किसी चीज़ का मत समझिएगा आप, जो इख्तिदार का चेहरा उनके सेहरा जो है सर पे उनकी ख्वाहिश है। उनको लग रहा है क्योंकि ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी जो पार्टी थी PTI वो टूट फूट का शिकार हो गई है, उसको कुचल दिया गया है। तो उनको लग ये रहा है कि जनाब मेरे लिए बड़ा मरहला आसान हो गया और पीपल्स पार्टी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और मौलाना नहीं कर सकते। ये सारे जो है हमारे साथ बी टीम बनकर जो है नवाज शरीफ साहब इनके वो होंगे, सबसे बड़े होंगे, और हर बिलावल भी इनके हाथ पे लब्बैक कहेगा, बैत करेंगे, और जितने भी इनके और सियासी मुखालफिन हैं, इमल वली खान भी आ जाएंगे और वो नेशनल पार्टी भी इनके साथ होगी। तो इनकी ख्वाहिशात तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसमें सवाल ही पैदा होता है कि अवाम का मूड क्या है। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात प्रोटेस्ट नेगेटिव वोटिंग भी हो रही होती है, सामने मुकाबला ना हो, और लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि गैर मकबूल हुकूमत को लेकर आते हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट को लेकर आते हैं, जिसे अवाम की वो कहते हैं ना हिमायत हासिल नहीं है, उसके एतमाद हासिल नहीं है, तो बहुत अरसे चलता नहीं है मामला। तो पाकिस्तान को जो हम सब कहते हैं कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, उसके लिए नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लोग आने चाहिए, वो लोग आने चाहिए कि जिनके ऊपर जो है माजी का बोझ ना हो। यहाँ पर ये मनो बोझ तले दबे हुए हैं, अपने जो कुछ उन्होंने पास कंडक्ट किया, कश्मीर पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी, नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीन पे बात करने से झिझक रहे हैं, नज़र आ रहा है कि जी ये पता नहीं क्या करेंगे।
तो मुझे तो बड़ा इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अब खुदा करे हमारी तमाम जो अंदाजे और पेशगोइयाँ गलत हो जाएं और ये कामयाब हों और वाकई मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन जो माजी है, जो तारीख है लगाई साहब, वो तो मुझे उम्मीद नहीं देती है, क्योंकि वो कहते हैं मोमिन एक मरतबा ठोकर खाते एक जगह से बार बार तैयार हो जाए चौथी बार भी, और अगर हम चौथी बार खाएंगे तो फिर तो हम पता नहीं क्या हुआ हम। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, एक सवाल सियासत से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने जो इशू है इसराइल वाला और फ़लस्तीन वाला, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि इस पर आपका कमेंट आ जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी उसमें हमें गहमा गहमी नहीं दिखाई दे रही इंतखाबात को लेकर, एक्टिवली नहीं वो उस तरह से कर पा रहे, अवाम में नहीं निकल रहे, उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो वही निकले हैं सर, वो पुराना कराची से निकले, चचा गए, बदीन गए, पूरे के पूरे सिंध को गुजरते हुए वहाँ सराइकी बेल्ट में पहुंचे, वहाँ जाकर जलसे किए। तो और लेकिन और क्या होता है उसके बाद? ये नहीं रोजाना जलसे करें, ये होना चाहिए आपको। उनको लाहौर में उनका लीडर आ रहा है, इसलिए रोजाना उनको जलसे करने पड़ रहे हैं। इस वक्त तो कोई नहीं है, या तो ये बिलावल बाहर बैठे हों, यहाँ पर तैयारियां हो रही होंगी जी बिलावल आ रहे हैं। वो बीबी वाली सूरत हाल तो नहीं है ना जी। बीबी के लिए जो इस्तकबाल हुआ था, हाँ पाकिस्तान में कोई सियासतदान, ये नहीं कोई और किसी अहद में जाकर दो जो तारीखी इज्तिमात हैं, एक लाहौर वाला बेनज़ीर का इस्तकबाल और एक कराची वाला बेनज़ीर का इस्तकबाल, ये 2007 में जब ये आई, अक्टूबर 2007 का, इसका रिकॉर्ड अगर कोई तारीख में तोड़ डाले तो मुझे वो नहीं लग रहा है। इसलिए कि एयरपोर्ट से बेनज़ीर साहिबा कराची भी आई थी, बहुत बड़ा था, अप्रैल, बहुत बड़ा इज्तिमा था, हमने उसको कवर किया था और हम बाकायदा रिपोर्टिंग की थी उसकी। जो जब मैंने किया था, मैं तो तालिब इल्म था, मुझे तो नहीं, हमने उसको बाकायदा रिपोर्ट किया था और हमें मालूम था कि सर ही सर थे 86 में भी, और ये 2007 वाला, ये तो कल की बात है ना, जब वो निकली थी एयरपोर्ट से सुबह 7 बजे और वो 18 घंटे में उन्होंने 4 किलोमीटर का फासला किया था। ऐसा नहीं है, कोई और पाकिस्तान के लीडर ऐसा नहीं बता सकते कि जो 4 किलोमीटर का फासला जो है वो 18 घंटों में करे। वो इतना बड़ा क्राउड था, जहां जलसा होना था वो पहले से भर चुका था और जो लोग थे वहां पर घरों में भी तक लोग मौजूद थे। और इधर तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की यकीनन थी। वो नहीं मैं फिर कहता हूँ कि लोग आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं आएंगे। बेनज़ीर भुट्टो के ना कराची का रिकॉर्ड टूट रहा है और ना ही लाहौर का रिकॉर्ड टूट रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर मुकाबला होगा, और चीज होती है आमिर साहब, और चीज मेरी बात, जो मुकाबला होगा ना, लोग मुआवजा करेंगे, क्योंकि मीनारे पाकिस्तान पे रखा है ना, जो पीटीआई ने जलसे किए थे, जी जी, क्या उससे बड़ा क्राउड लाते हैं या नहीं लाते? जलसा कहाँ जलसा था? बेनज़ीर से तो मुकाबला नहीं हो रहा ना, ये तो पीटीआई से करेंगे, पीटीआई से वो देखेंगे उनके मुकाबले के जलसा है। पीटीआई के जलसे में भी एक चीज जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की, मुझे उसका बहुत अफसोस है। उन्होंने कुर्सियों का जो इंट्रोड्यूस करवाना था वो इनका काम था, जलसा गाह में कुर्सियां, ये कहाँ होती? ये टेबल लेकर आ गए आप। अरे भाई आए फलस्तीन। चले जी, हमारा जो अहम मामला जिस पर आज हम देख रहे हैं कि हर जगह पर हेडलाइंस बनी हुई हैं, और वो ये कि इसराइल और फ़लस्तीन की एक जो जंग छिड़ चुकी है उसमें कई फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और दूसरी जानिब से जो रेजिस्टेंस फ़लस्तीनियों की जानिब से दिखाई गई है उसमें भी कई ऐसे इसराइली हैं जो हलाक हो चुके हैं। तो ये मामला अब कहाँ तक जाएगा, कैसे ये जाके थमेगा और इसका हल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आमिर ज़ा साहब, क्या समझ रहे हैं, ये जो पहली दफ़ा हमने देखा कि इतनी इंटेंस किस्म की रेजिस्टेंस एक दफ़ा सरप्राइज़ कर दिया इसराइल को और पूरी दुनिया को, जो ख़ास तौर पे जो इसराइल को बैक कर रहे हैं उनको? वक्तन फ़वक्तन होता रहा है। अगर आप तारीख उठा के देखिए, जब से फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो मैं समझता हूँ बड़े दुनिया की सूरत हाल बड़ी पेचीदा और गंभीर हुई है ना। इस वक्त आपको पता है यूरोप में जंग जारी, यूक्रेन रूस का महाज गर्म है। फिर एक ये दूसरा थिएटर जहाँ पर मशरक़ वस्ता में आप देखें, एक नया थिएटर जो है भड़क उठा है, फ़लस्तीन, इसका हमास का मुकाबला इसराइल के। अच्छा, इसमें जाहिर है कि हम ये नहीं कह रहे कि वही पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं कि जो दोनों थिएटर्स में, लेकिन एक किसी हद तक जो है बिलावास्ता तरीके पे उनकी कहीं ना कहीं आपको नजर आएगी। क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। तो जाहिर है कि रूस का और अभी फ़लस्तीन का कोई इस तरह का वो नहीं है, लेकिन कहते हैं दुश्मन का क्या कहते हैं, दोस्त का दुश्मन, दुश्मन का दोस्त आपका भी दुश्मन ही हो जाता है। हाँ। तो वहाँ पर आपको इस बात का ये हो सकता है, इम्कान हो सकता है कि वो क़ुव्वतें कि जो मगरबी दुनिया के सामने खड़ा होना चाहती हैं, उसमें और ईरान भी शामिल हो जाता है किसी न किसी वाले से, चीन भी कहीं ना कहीं बिलावास्ता तरीके से, रूस हो गया, दीगर ममालिक हो गए, अरब वर्ल्ड में कुछ होंगे ऐसी फोर्सेस,
वो जो है मतलब है एक आप आपस में हम आहंगी ना बना लें। तो ख़तरा इस बात का कि इसका थिएटर कहीं वसी ना हो जाए आने वाले दिनों के अंदर। मतलब है कि ख्वाहिश तो नहीं होनी चाहिए कि मतलब है कि आप सोचें कि अगर ये बढ़ जाती है पूरी लड़ाई मशरक़ वस्ता की और यूरोप की तो क्या आलम होगा। और इसका असर हमने सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई का देखा कि कमोडिटी वर्ल्ड प्राइसेस पे क्या असर पड़ा, और अगर यहाँ पर भी फैलती है तो फिर हमारी मीशत पे, दुनिया की मीशत पे क्या होगा। और फिर पाकिस्तान की कमज़ोर मीशत, अगर तेल महंगा खुदा न खास्ता हो जाता है, सप्लाई साइड जो है वो मुतासर होती है। अगर और लोग इस जंग में मतलब इजराइल जो है वो ईरान को निशाना बनाने लगता है, ईरान जो है वो कूद पड़ता है, तो हर चीज़ का इम्कान है। हिजबुल्लाह आपके सामने आ गई है, लेबनान के ऊपर गोलाबारी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें ख़तरा मुझे लग रहा है कि इसमें स्नोबॉल इफेक्ट ना हो, जो बहुत ख़तरनाक है। दचका है ये ग्लोबलाइजेशन का एक, जो खैर अब वो भरम तो टूट चुका, ग्लोबलाइजेशन का अरसा हुआ, अब वो उस तरह से नहीं लोग ले रहे क्योंकि, लेकिन वो जो एक पूरा एक था कि जी फ्री ट्रेड होना है, फ्री ट्रैवल होना है, वो मज़ीद उसके अंदर आप देखिएगा कि सख्तियाँ आएंगी, इमिग्रेशन के खिलाफ मज़ीद बात हो रही होगी। फार राइट जो है यूरोप का कर रहा होगा, मगरब का कर रहा होगा, हमारे यहाँ भी हो रही है अब तो माशाल्लाह कि हम भी इमिग्रेशन के खिलाफ बात करें। तो दुनिया जो है एक बहुत बड़े सी चेंज की तरफ जा रही है। और इंस्टेड ऑफ जो कहा जाता था कि दुनिया में जी हम लोग एक दूसरे से ताउन करेंगे, अब जो है वो स्टेट कहते हैं स्टेट क्राफ्ट जो होगा, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट की बात हो रही होगी, होम ग्राउंड इकोनॉमी की बात हो रही होगी। उसमें पाकिस्तान जो खुद एक टर्मोइल के शिकार है, यहाँ पर बहुत ही कोताबीन क़यादत जो है हम देख रहे हैं कि हमारे सामने है। तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े होंगे। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में मैं समझता हूँ मुसलमान ममालिक में जहाँ जहाँ अवाम है उनका दिल जो है वो फ़लस्तीन के अवाम के साथ धड़क रहा है। हुक्मरान जो है वो पता नहीं क्या पोजीशन लेते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वो गालिबन ऐसी नहीं है कि जो अवामी उमंगों की आईनादार हो। सही, बिल्कुल बजा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर साहब। बात यह है कि फ़लस्तीन के मामले पर जो मुजरिमाना खामोशी पिछले 75-76 साल से, जब से ये एक ऐसी स्टेट वजूद में आई है जिसका कोई जवाज़ नहीं था वहाँ बनने का। फ़लस्तीनी एक तारीख़ी वहदत थी, तारीख़ी इकाई थी और तारीख़ से मौजूद था। ये एक नया मुल्क बनाना यहाँ पर, ये बिल्कुल ही एक आलमी साम्राज्य मफाद के तहत ये सब काम हुआ था और उसमें सारे के सारे जराइम पेशा अफराद जो है वो शामिल थे। तो ये हुआ स्टेट बनने के बाद इनने ग्रेजुअली पूरे के पूरे 67 की जो अरब इसराइल जंग है और उसके बाद जो बाद में होता रहा, फिर 73 की जंग हुई और उसके बाद फिर 88 में बड़े बड़े 80s में बड़े बड़े वाक़यात हुए। और फिर जिस तरह से सबरा और शीतला में बेरहमाना कत्लेआम किया गया, फिर गरबे उर्दून में कत्लेआम की वारदातें, फिर पूरे के पूरे गरबे उर्दून में आबादकारी की गई बहुत बड़े पैमाने पर, यूरोप से लाकर दुनिया भर से लोगों को जमा करके यहाँ आबादकारी की गई। वो एक बेरहमाना अमल था और सारी दुनिया उस पर खामोश रही है, सब दुनिया देखती रही है। अरब दुनिया भी एक अपने एक ख़ास मूड में रही है। उनका ख्याल ये था कि जनाब कोई बात नहीं है, चलो ठीक है हम कर लेंगे, फुला कर लेंगे। भाई अब ये नहीं है वो मामला, और ये भी यहूदी वो नहीं है जो यहूदी यहाँ हुआ करते थे यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस वाले, ये यहूदी नहीं है। तल अवीव भी वो नहीं है, ये मुख्तलिफ नेशन से मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं। वो समझते हैं कि एक ही नस्ल के लोग हैं, नहीं है एक नस्ल के लोग, मुख्तलिफ नस्लों के लोग हैं, मुख्तलिफ जोग्राफी के लोग हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों के लोग हैं, मुख्तलिफ मफादात के लोग हैं। अगर मैं यहाँ पर जो तेल के ज़ख़ायर हैं यहाँ पर एक साम्राज्य इंटरेस्ट होना चाहिए था उनके लिए, वो उन्होंने उसको बिछा दिया। और उसके बाद जुल्म ये है कि रोज़ाना फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हम ये देख रहे हैं, हमास ने हमला कर दिया और एक लड़की की तस्वीर लेकर सारी दुनिया में मुसलमानों को ये जाहिर किया जा रहा है कैसे दरिंदे हैं यार, कैसे जंगली हैं। लेकिन ये कि जब वो मारते हैं, लड़की एहतजाज करने के लिए टैंक के आगे बैठी हो, टैंक चढ़ा दिया गया फ़लस्तीनी लड़की के ऊपर। और इस तरह जिस तरह वो शहीद किया गया लड़की को, जो फ़लस्तीनी वो थी जर्नलिस्ट पिछले साल जिसको शहीद किया गया, क्या वो लड़की थी, उसको जिस तरह से, और उसके बच्चे घर में अब भी रोते हैं। ये इनको नज़र नहीं आता है कि जनाब ये हो रहा है। उन्हें उनके इसराइल के जो हैं वो सारे गम उनको नज़र आ जाते हैं, यूरोप को भी नज़र आ जाते हैं, अमेरिका भी नज़र आ जाते हैं। देखें जैसे आमिर साहब ने कहा, बिल्कुल यहाँ पर एक थिएटर, बहुत बड़ा थिएटर जो है यहाँ पर बनने वाला है, बहुत बड़ा थिएटर। इसमें हमें इस मुल्क के हुक्मरान अशराफिया को ये ज़रूर सोचना होगा कि आपने क्या पोजीशन लेनी है। कम से कम एक बात तो तय होनी चाहिए कि आपकी तरफ से इशारतन, किनायतन, इस्तारा तौर पर किसी भी लिहाज से ये तासुर नहीं जाना देना चाहिए कि आप फ़लस्तीन वालों के साथ नहीं हैं। ये तासुर नहीं जाना चाहिए। हमारा ये मौका नहीं बनता है, ये वजह नहीं बनती है। इस मामले में आपको न्यूट्रल नहीं आप रह सकते। बिल्कुल
वो है ही नहीं ना, ऐसी बात नहीं है। आपको जानिबदार यूं होना पड़ता है कि जिस जानिब को इंसाफ हो, जिस जानिब को जुल्म हो रहा है, और उनके साथ हम क्या गैर जानबदारी करें। फलस्तीनियों के साथ कम जुल्म हो रहा है, उनकी नस्ल कुशी की गई है जी, जेनोसाइड हुआ है, अगर कहीं हुआ है तो फलस्तीनियों का हुआ है। रोजाना गजा में कत्लेआम होता है। बिल्कुल अब पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 540 इसराइली मारे गए हैं। तो ये किन हालात में मारे गए वो अपनी एक अलग बात है। सब पहली दफा इनको जो है दर्द भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है, लेकिन इतने हजारों फलस्तीनियों को जिस बेदर्दी से मारा गया, और दिहाइयों से ही सिलसिला चलता हुआ, बेदर्दी से उनको जला वतन किया गया, मुल्क से निकाल दिया गया और आकर क्रश किया गया है, वो नजर नहीं आता। बिल्कुल। आमिर ज़िया साहब, OIC कई इजलास भी बुला चुकी है, इस हवाले से बात भी हो चुकी है, लेकिन वो स्टैंड नहीं लिया जाता मुस्लिम ममालिक की जानिब से। ये मफादात की वजह से क्या वजह है कि उस पर इतनी खामोशी और इतना सुस्ती का मुजाहरा किया गया? मुस्लिम दुनिया एक तो बहुत तकसीम हुई भी है, बहुत ही मतलब है कमज़ोर भी है। मतलब है ठीक है, दौलत की फरावानी है वहाँ पर हमारे अरब ममालिक में, दीगर ममालिक में भी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उतना एक कहते हैं ना कि ख़ुद मुख्तार नहीं है जितना हम समझते हैं कि ख़ुद मुख्तार रियासतों को होना चाहिए। बहुत सारों के निसार जो है ज़ाहिर है कि मगरिब की सपोर्ट पर, अमरीका बहादुर की सपोर्ट के ऊपर है, तो वो कोई ऐसा काम करने से कतराते हैं, घबराते हैं, खौफजदा होते हैं कि जिसके वजह से अमरीका कहीं नाराज़ ना हो जाए, मगरिब हमसे नाराज़ ना हो जाए। और उसकी वजह से आप देखें कि फिर ज़ाहिर है कि मगरिब फ़ायदा उठाता है। और मगरिब का ये नहीं कि मुसलमान जो हैं कोई मतलब है कि हम कोई जुनूनी हैं और हम एंटी वेस्ट हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दो मुसलमानों के लिए बहुत अहम एक इशूज़ हैं, एक फ़लस्तीन का और एक कश्मीर का है। और जब तक इनको जायज़ तरीके से आप रिजॉल्व नहीं करते, उस वक्त तक आप समझें कि मर सग़ीर में या मिडल ईस्ट में अमन आ जाएगा, वो मुमकिन नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए काबू कर सकते हैं, आप एक हुक्मरान को ख़रीद सकते हैं, एक जगह पे मतलब है मोदी आके पाकिस्तान का दौरा कर सकता है और वहाँ पे जो है UAE के ताल्लुकात हो सकते हैं इजराइल से, लेकिन जो अवाम है, फिर मैं कहूँ क्योंकि बोन ऑफ कंटेंशन तो वैसे ही है, उसके ऊपर लड़ाई तो होनी है। और ये तस्वुर था कि जी इकनॉमिक इंटीग्रेशन विल लीड टू पोलिटिकल इंटीग्रेशन, वो तो चीज़ें नहीं हो सकती। उसकी 2-3 मिसालें। कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद लोगों ने कहा जी, उन्होंने मगरिब ने किताबें लिखना शुरू कर दी, एंड ऑफ हिस्ट्री लिखी फुकुयामा ने ना, कि जी लिख दिया उन्होंने, लेकिन आपने देखा कि नहीं हुआ ऐसा। और आप देखिए क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई लेकिन पॉलिटिकल मसाइल थे, तो आप देखें फिर दूरियां होने लगी। सही। चीन की और अमेरिका की दूरियां होने लगी, आज वो ट्रेड वॉर में लगे हुए हैं, ठीक है ना। उसी तरह पाकिस्तान और भारत की बड़ी तिजारत होती थी 1965 की जंग तक, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कश्मीर इशू था तो हुआ। फ़लस्तीन में आप इसी तरह अरब वर्ल्ड में बेशक आप इसराइल के साथ बिल्कुल, यहूदियों को बड़ी इंटेलिजेंट कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों का जीने का हक छीन लें। उनको भी जीना चाहिए, उनके पास भी कोई बिल्कुल ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए। खैर डिस्प्यूटेड है मेरा ये जुमला जो है, बाज़ लोग बड़े नाराज़ होंगे इस पर, लेकिन साथ साथ फ़लस्तीनियों का भी हक है। तो कोई भी जो मुसलमानों में मतलब ऐसे लोग हैं मॉडरेट, नहीं हक है उनका भाई, उनकी जमीन है भाई, ये क्या बात हुई? सियासत उनका हक है, उनको सियासत नहीं, मैं कह रहा हूँ रियासत उनका हक है, रियासत उनका हक है, तो फ़लस्तीनियों का भी हक है। तो मैं अर्ज़ ये करना है कि जो है मतलब है कि अगर मगरिब की जो मुनाफ़क़त आप उसकी मीडिया की देख लें, आप उनका जो डबल स्टैंडर्ड आप उसका देख लें, आपको नज़र आ रहा है, उनके हुक्मरानों के बयानात में भी नज़र आ रहा है, और उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो BBC हो चाहे CNN हो, उसमें भी नज़र आ रहा है। क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखा कि आपने अफगानिस्तान में जब डेजी कटर बम गिरता था तो आपने तो नहीं बताया था कि अफगान अवाम का क्या सलूक होता है। आपने तो कभी लाशें नहीं दिखाई थी कि जो फ़लस्तीनियों की जो गिर रही होती हैं, जहाँ पर इंसानी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जो जिंदगी है कोई कम अहम है ज्यूज़ की, बिल्कुल वो भी अगर कोई बेगुनाह मारा गया है हम उसकी मतलब है कंडोन नहीं करते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको दूसरे का खून बहता हुआ नजर ना आए। और इतना, और फिर अमेरिका को अगर अमन कायम करना है तो उसको अपना जो एक बड़ा पार्टिजन किरदार है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको जरा सा एक न्यूट्रल किरदार अदा करना पड़ेगा। लगारी साहब, मैं चाहूंगी कि आपका लास्ट टेक इस पे आ जाए, फिर उसके बाद प्रोग्राम को हम नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उनका जो बेसिक मसला ये है कि वो इस बात को रियलाइज ही नहीं करते हैं कि ये इशू है। वो ये नहीं है कि जनाब वो उसकी हिमायत करते हैं, आप किसी की हिमायत कर सकते हैं, किसी की मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी का जो इस ज़मीन का मालिक है उसके बारे में कहते हैं कि इसको होना ही नहीं चाहिए, यानी फ़लस्तीनी को होना ही नहीं चाहिए। ये कौन सी बात है, कौन सी लॉजिक, कौन सी मंतक है? ये कैसे हो सकता है? और कैसे? मसला ये है कि जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया शॉर्टली, क्योंकि हमें 20 सेकंड्स में क्लोज करना है प्रोग्राम, तो आप प्रोग्राम को बेशक क्लोज करें, लेकिन मेरा कहना यह है कि फ़लस्तीनी अवाम का हक है, उनके पास एक रियासत होनी चाहिए,
और जो यही आपने अथॉरिटी दी है उसको एक यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप दें, उनकी आवाज़ होनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए। आप अगर इस तरफ को जाते हैं तो आप इंसाफ कायम करते हैं, वरना हुकूमतें जहाँ भी खड़ी होंगी लेकिन दुनिया भर के अवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होंगे। अफ्रीका से लेकर एशिया, अफ्रीका और दुनिया भर के अवाम जो है, लैटिन अमेरिका, सब फ़लस्तीनियों के साथ। ठीक है जनाब, इसके साथ ही हमारे का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।